चलिए जय हिंद स्टूडेंट, मेरा नाम है रुपिंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। रात के 9:30 हो रहे हैं और ये क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इसमें हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चों को ख्याल रखा है, उनको भी समस्या ना जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता चलूंगा। कल हमने 20 क्वेश्चन तक लाइव क्लासेस लिया था और आज हम देने वाले हैं आपको एक जबरदस्त क्लास। सारे बच्चे नोट्स जरूर बनाएं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, समझे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन बनता है ऐसे बड़े बड़े सवाल बनते हैं कूट वाले, तो हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ने से अच्छा है आप इसको रोटेट मोड में देखेंगे, फुल स्क्रीन मोड में देखेंगे अपने फोन पे, तो ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा स्टूडेंट। सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही क्या है? जो सम्मेलन होता है ना, उसकी जो ग्राम सभा का सम्मेलन होता है उसके बारे में सही क्या है? अब एग्जामिनर ऐसे 9 8 ऑप्शन दे रहा है आजकल, तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक की कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। जनपद पंचायत की बैठक के कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। जिला पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। पंचायत की गणपूर्ति कुल सदस्य का 50% होना चाहिए। जनपद पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य का 50% होना चाहिए और जिला पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य का 50% होना चाहिए। ग्राम पंचायत के बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्य का 2/3 होना चाहिए और जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्य का 2/3 होना चाहिए और जिला पंचायत के बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्य का 2/3 होना चाहिए। अब ये समझिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट सरल क्वेश्चन तो और भी आएंगे, ऐसे सवालों को कैसे बनाना है इसके लिए पूरा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या बोलता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इसमें सही क्या है, पूछ रहा है। तो इसमें सही है कि जनपद पंचायत में बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए, इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है इसमें तीसरा, जिला पंचायत में बैठक में गणपूर्ति 1/3 होना चाहिए, इज द करेक्ट आंसर। और ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कुल सदस्य का 50% होना चाहिए, ई इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अब याद रखिए, ये क्वेश्चन वही बच्चा बना पाएगा जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के पूरे कॉन्सेप्ट को याद करके चलेगा कि उसमें बैठक में गणपूर्ति या सम्मेलन के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले यहां से पढ़ सकते हैं इसको, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने विशेष ध्यान रखा है। कई बच्चे मुझे बोले सर इंग्लिश में लेके आइए, इसी के लिए हमने क्या लाया है, एडीओ की इंग्लिश की बैच भी ला दी बच्चों। एडीओ के लिए इंग्लिश की बैच, पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका, जिसकी फीस है 999। अगर आपको ये इंग्लिश में नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी वाला भी अवेलेबल है हमारे पास, तो आप हिंदी वाले भी ऑप्शनल में हमसे ये पढ़ाई कर सकते हो बच्चों, है ना। आगे चलते हैं। तो याद रखिए कि जनपद पंचायत में अगर बैठक कराना है तो कुल सदस्य का 1/3 अनिवार्य रूप से वहां पे उपस्थित होना चाहिए। अगर जिला पंचायत में कराना है तो कुल सदस्य का 1/3 वहां भी होना चाहिए। ग्राम पंचायत में 50% होना चाहिए। ये सम्मेलन की प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं आप लोगों के स्क्रीन में, देख लीजिए। इसमें ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? सवाल ऐसे बड़े बड़े आएंगे स्टूडेंट, तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्राम सभा। इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ लेना, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये पढ़ रहा हूं ना, कि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। पहला पॉइंट है यहां कने। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला की उपस्थिति भी आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायित्व होते हैं। गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर बजट पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर लेखा संपरीक्षक प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। सवाल समझना कि ग्राम सभा के विषय में सही क्या नहीं है बोल रहा है।
नहीं है, वो चीज नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका पांचवा पॉइंट, स्थगित सम्मेलन में, है ना, गणपूर्ति आवश्यक है। नहीं है भाई, स्थगित सम्मेलन में ना होने पे बजट पारित किया जाता है। भाई जब सम्मेलन स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया, तो बजट आप पारित कैसे करोगे? और स्थगित सम्मेलन में गणपति ना होने पर लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जब तक वहां पे चीजें वहां पे उपस्थित नहीं होगी तो कहां करोगे? और ऊपर के चारों सही है ना, ये ग्राम सभा के लिए सही पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट से सवाल पूछा जाएगा बच्चों। सारे बच्चे ऐसे सवालों की तैयारी बिल्कुल अभी से करें, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपको देखने मिलने वाले हैं, देखने के लिए। अगर आप इस पे अगर पीछे हटेंगे या इस सब की तैयारी नहीं करेंगे तो आपको समस्या में आ जाओगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। चलो, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? देखो, ये ऐसे सवाल आपको आजकल बहुत दिखने को मिलने वाले हैं। क्या सही नहीं है, पहले पढ़ लीजिए ग्राम पंचायत में, कि ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जा सकते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष और 5 पंचों को नॉमिनेट कर सकता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय होता है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। यहां पे वही सवाल है, नहीं है, गलत, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन है। अब आपके पास ऑप्शन इंग्लिश में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी। इसका जवाब अब आराम से पढ़ के देंगे। सही आंसर है, इसमें सही नहीं है मैं ना, ग्राम पंचायत में 15 पंच निर्वाचित होते हैं, 5 पंचों को मनोनीत किया जाता है। ये रॉन्ग है, सभी निर्वाचित किए जाते हैं, है ना। यहां पे दिया है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नॉमिनेट नहीं कर सकता, भैया नहीं कर सकता। और यहां पे है मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं है और बाकी सब सही है। तो ग्राम पंचायत को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब ऐसे सवालों को बना पाएंगे। आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे क्योंकि आप इसको पहली बार देख रहे हैं। नो डाउट आप लोगों को ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि परेशान होना है। हार्ड लग रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से देख लीजिए। ग्राम पंचायत, ये मैं इस पे आप थ्योरी क्लासेस भी दूंगा, उसको भी देख लेना, क्या समस्या आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? यहां पढ़ेंगे अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है ना। तो यहां पे देख लीजिए आपके पास ऑप्शन है ना, कौन करता है, आराम से बताएंगे। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख सकते हैं। ये ऑप्शन आएगा आपका डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। इस बात को याद रखना, अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है तो अनुसूचित जनजाति सदस्य, है ना, अध्यक्ष वही बनेगा। जो अध्यक्ष कौन बनेगा? अनुसूचित सदस्य, जो वहां की ग्राम सभा उसको चुनेगी, ये हमारा अध्यक्ष बनेगा ग्राम सभा का। तो ये भी पॉइंट क्लियर रखना। अगर क्षेत्र डिफाइंड कर दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र है तो आराम से पढ़ के ही जवाब देना उसको, वहां पे फंस मत जाना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं। चलो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आप मोबाइल को रोटेट करके देखना ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कटेंगे। बोल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनाव में मत पत्रों का रंग निर्धारित किया था, उन्हें सुमेलित कीजिए, है ना। अब देख लीजिए, यहां पे आपका पंच दिया है, सरपंच दिया है, जनपद सदस्य दिया है और जिला पंचायत दिया है। यहां पे सारे ऑप्शन दिए हैं, इसी ऑप्शन में हमको टिक करना है। इंग्लिश मीडियम वाले यहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन में सिंपल आंसर है इसका आंसर पहले मैं लगा देता हूं। इसका आंसर है सी, मतलब 2 4 1 3, मतलब पंच के लिए हुआ गुलाबी, है ना। अच्छा, इसको उल्टा कर लेते हैं ना, उल्टा कर लेते हैं। देखिए, आ का दूसरा, सॉरी, ये हुआ सरपंच के लिए नीला, है ना। ब का चौथा
ये गुलाबी हुआ जिला पंचायत सदस्य के लिए, फिर सा का पहला, फिर यहां पे पंच के लिए हुआ सफेद, और क्या बच गया जनपद सदस्य के लिए, क्या बच गया, पीला। तो याद रखिए ये सवाल डायरेक्ट आएगा कि पंच के लिए कौन सा मतपत्र होता है, तो याद रखिए सफेद होता है। सरपंच के लिए कौन सा मतपत्र होता है, तो याद रखिए नीला होता है। अगर पूछेगा जनपद के सदस्य के लिए कौन सा मतपत्र होता है, तो याद रखिए पीला होता है। वहीं जिला पंचायत की बात करेगा तो जिला पंचायत का होता है गुलाबी। तो ये चीजें याद रखिए बेटा, सार डायरेक्ट सवाल आता है। और याद रखिए अगर आप नॉर्मल तैयारी करें तो बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी भी करें, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है आप लोगों में, ठीक है। चलेंगे इसको जूम कर लेते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके स्क्रीन पे फुल है और आप सभी रोटेट मोबाइल करके देखना है ना। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है, आराम से पढ़ना। सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है, कौन होता है, तो आंसर है जनपद पंचायत का अध्यक्ष। भाई जनपद पंचायत की बात हो रही है और सामान्य प्रशासन की बात हो रही है और वहां अध्यक्ष है, वही सभापति बनता है बच्चों। क्या बनता है, सभापति बनता है। इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ रही होंगी, ठीक है। सभापति कौन होता है, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति बनते हैं ना, विधानसभा में, है ना, तो वैसी जनपद पंचायत को तो अध्यक्ष होता है, वही बनता है वहां का सभापति, जो सभी की बातों को सुनता है और निर्णय लेता है, ठीक है। आगे ये भी बड़ा क्वेश्चन है, हल्का सा जूम हटाना पड़ेगा। सारे बच्चे मोबाइल को रोटेट करके ही देखना क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। त्याग पत्र में संबोधन को सुमिलित कीजिए, है ना। अब देख लीजिए, देखो यहां पे समझना, यहां पे देखो ये आ है, ये बा है, ये सा है, वैसे ये इनके बाजू में होना चाहिए था, पर मैं क्या किया, जगह नहीं था, ठीक है। समझना भाई, पंच किसको त्याग पत्र देगा, जनपद जिला पंचायत का सदस्य किसको त्याग पत्र देगा, सरपंच किसको त्याग पत्र देगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, उप संचालक पंचायत किसको त्याग पत्र देगा, और अतिरिक्त कलेक्टर किसको त्याग पत्र देगा। सॉरी, ये जो दिया हुआ है यहां तक 1 से 5 तक दिया हुआ है और यहाँ पे उनके जिनको देगा उनके बारे में दिया हुआ है ना। इस बात को समझेंगे बच्चों, है ना। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं ना, ये थोड़े बड़े बड़े सवाल है ना, ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत जाएंगे, है ना। तो अभी अपन इसको क्लियर करते हैं आप लोगों के लिए। देखो एक बात पहले इसका सही आंसर लगा लेंगे, डी लगा लीजिए। तीसरे का ए, क्या लगाएंगे, तीसरे का ए, मतलब कि जो उप संचालक है पंचायत का वो त्याग पत्र देगा सरपंच को, उप संचालक देगा, है ना, सरपंच को देगा, या फिर आप इसको समझ सकते हैं कि सरपंच देगा उप संचालक को, है ना। पांचवे का बी, है ना, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, है ना, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो देगा आपका त्याग पत्र देगा अतिरिक्त कलेक्टर को, है ना, ऊपर वाले त्याग पत्र देने वाले नीचे वाले को, ठीक है। दूसरे का सी, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का सदस्य देगा अध्यक्ष को, वो अपने अध्यक्ष को जाके त्याग पत्र दे देगा बच्चों, ठीक है। फिर है पहले का डी, पंच देगा सरपंच को। अब यहां पे जगह तो है नहीं, तब भी ऐसे उठा के घुमा के ले आते हैं कि पंच देगा सरपंच को त्याग पत्र। और चौथे का ई, मतलब ई नीचे में है, ई कहां पे है, ई यहां पे, अच्छा यहां पे ई हट गया है ना, तो जो बच गया क्या है, अध्यक्ष जिला पंचायत देगा, वहां पे वो क्वेश्चन हट गया है ना, चौथे का ई हट गया है, ई नीचे में होना चाहिए था, वो क्वेश्चन हम करेक्ट करवा लेंगे आप लोगों से, परेशान मत होना, है ना। तो ये भी समझ लीजिए बच्चों की जो बड़े बड़े पोस्ट वाले हैं वो अपने, मतलब देखिए जो ऊपर के पोस्ट वाले हैं
वो नीचे के पोस्ट वालों को त्याग पत्र देंगे बच्चों, है ना। इस बात को समझिए, त्याग पत्र वाले सवाल एग्जाम में आएंगे और ये आपके नोट्स में होने चाहिए, कौन किसको त्याग पत्र देगा, ठीक है, रिजाइन करते वक्त कौन किसको देगा। तो यहां पे समझ लीजिए, एक का छूट गया है, वो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। चलो, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मोबाइल को रोटेट करके देखना। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में सही क्या है। अपने मोबाइल को रोटेट करके ही देखना बच्चों ना, अपने मोबाइल को रोटेट करके ही देखना। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि के विषय में सही क्या है। चलो, तो इसका जो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि पंच उम्मीदवार के लिए 40 रुपए है, पंच महिला उम्मीदवार के लिए 25 रुपए है, सरपंच उम्मीदवार के लिए 400 रुपए है, सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 100 रुपए है, जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के लिए 500 रुपए है, जनपद पंचायत सदस्य अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 200 रुपए है, जिला पंचायत उम्मीदवार के लिए 1500 रुपए है और जिला पंचायत सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए 500 रुपए है। ऐसे बड़े बड़े सवाल आएंगे, आप ये मत समझना कि छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है। इसका सही आंसर है डी, मतलब पहला पंच उम्मीदवार के लिए 40 रुपए है, एकदम सही है, जमानत राशि जो आपको जमा करनी पड़ती है। सरपंच उम्मीदवार के लिए, सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 100 रुपए है, करेक्ट है। जनपद पंचायत उम्मीदवार के लिए 500 रुपए है, करेक्ट है। और जिला पंचायत अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए 500 रुपए इज द करेक्ट आंसर। तो आप क्या सीखे, एडीओ की तैयारी आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, पर एग्जाम में सवाल ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी साथ में दिया गया है कि उनको पढ़ने में समस्या ना जाए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, और कुछ भी मन में बात है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां आप मुझे कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, यही आ रहा है, जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहां पे लास्ट में पढ़ना सवाल क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है सी, आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। ऐसा कुछ जनपद पंचायत में नहीं होता, ठीक है, बाकी सब होता है। ग्रामीण विकास की बात होती है, बाजारों की बात होती है, मेलों की बात होती है, आपदाओं में राहत की बात होती है ना, पर कोई भी न्यायिक बात या योजना आर्थिक विकास में बात नहीं करते इसमें, ठीक है। जनपद पंचायत के कार्यों का पूरा विवरण यहां से आपको मिल जा रहा है बच्चों, ठीक है। अगले सवाल में आ जाए, हाँ इसको जूम में कर सकता हूं, जगह है। यदि कोई जनपद पंचायत का सदस्य उस जनपद को छोड़कर, यहां पे समझना, जनपद का सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा। बिल्कुल क्या होगा भाई, आप अपने जनपद पंचायत का सदस्य उसको छोड़ दे और दूसरे जनपद में जाएंगे तो क्या होगा, वह सदस्य नहीं रहेगा जिस जनपद को वो छोड़ के गया है। इस बात को याद रखना, अगर कोई एक छोड़ के दूसरा ज्वाइन किया तो दूसरे का सदस्य वो नहीं रहेगा, इस बात को याद रखना बच्चों। मेंबर के लिए भी एक वो प्रकार से नियम है कि अगर वो जहां का है वहीं का रहे, वो बार बार बदलेगा, जहां का जाएगा वहां का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायत में न्यूनतम अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। देखिए पंचायत में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंग्लिश मीडियम वाले यहां पढ़ना बेटा, ठीक है। चलो अब इस पे जो सवाल दिया है कि सही क्या है, इस पे पूछा है करेक्ट क्या है। तो ग्राम पंचायत में पहला पॉइंट दिया है, ग्राम पंचायत में 10 से 20 सदस्य होते हैं, करेक्ट है, होते हैं। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है। ग्राम पंचायत में 10 से 15 सदस्य होते हैं, ये रॉन्ग हो गया ना, जब 10 से 20 होते तो 15 तो होंगे नहीं।
जनपद पंचायत में 10 से 20 होते हैं, बिल्कुल गलत है। ग्राम पंचायत में 10 से 20 होते हैं, जनपद में बिल्कुल नहीं होते। जनपद पंचायत में 10 से 25 सदस्य होते हैं, करेक्ट आंसर है ना। जनपद पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं वो 10 से 25 होते हैं। जिला पंचायत में 10 से 35 होते हैं, करेक्ट आंसर। जिला में 10 से 35 होते हैं, तो जिला पंचायत में 10 से 30 तो होंगे नहीं। 1 4 5 क्या है, 1 4 5 इज द करेक्ट आंसर। तो सदस्यों के बारे में क्लियर हो गया कि ग्राम पंचायत में 10 से 20 मेंबर्स होते हैं, जनपद में 10 से 25 मेंबर होते हैं, जिला में 10 से 30 मेंबर होते हैं। इज द करेक्ट आंसर। बच्चों कॉपी में नोट जरूर करिए, ठीक है। अगला सवाल, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना, नेगेटिव सवाल पूछा है, क्या सम्मिलित नहीं है। समझिए बच्चों, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर कर लिया जाता है, लिया जाता है, ये करेक्ट है, पर हम ढूंढ रहे हैं नहीं है। वित्तीय कर लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, तो ये सम्मिलित नहीं है, ये आपका पहला आंसर निकल गया। धर्मशालाओं पे कर लिया जाता है, ग्राम पंचायत लेता है, ये सही बात है, हम नेगेटिव ढूंढ रहे हैं ना। जल कर लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, जलकर निगम लेती है, तो रॉन्ग है, ये मिल गया आपका सेकंड आंसर। बाजार फीस लिया जाता है, बिल्कुल ग्राम पंचायत में बाजार फीस लिया जाता है, ये सही बात है। बैलगाड़ी स्टैंड पे फीस लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, तो 2 4 6 ऑप्शन सी में है। तो ग्राम पंचायत द्वारा जो अनिवार्य कर है वो भी याद रखिए, प्रकाश का कर ग्राम सभा पंचायत लेगी, धर्मशाला देगी इस्तेमाल करने के लिए, उस पर जो टैक्स लेगा वो लेगी, और बाजार में आप जो भी सब्जी बेचने आओगे उसका टैक्स लेगी। बाकी ये जो वित्तीय कर, जल कर, ये सब नहीं लिया जाता, जल कर तो निगम लेती है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, चलिए इसको जूम कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है। प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत है, देखिए इसका लेटेस्ट डेटा भी मेरे पास आया नहीं है, उस समय क्वेश्चन के हिसाब से 1971 है, पर हम इसको 2023 के हिसाब से बना के करंट अफेयर में देंगे आपको ना, कि प्रदेश में अभी कितने ग्राम पंचायत है। अगर इसका काउंट और डेटा मेरे को मिल जाएगा ना, मैं दे दूंगा, इसको अभी इतना ही नोट करके रखो। निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई, छोटी इकाई, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी इकाई कौन सी है। ग्राम सभा, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की जिला पंचायत, सबको पता है ना सबसे छोटी इकाई तो ग्राम सभा होती है। ग्राम पंचायत के अंदर आता है ग्राम सभा, ठीक है, इस बात को याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। अगला, निम्न में किसके लिए चुनाव नहीं होते हैं, बहुत सही सवाल पूछा है कि इलेक्शन किसके लिए नहीं होता है। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए इलेक्शन नहीं होता है क्या, कि जनपद पंचायत का सदस्य बनने के लिए इलेक्शन नहीं होता है क्या, उप सरपंच बनने के लिए इलेक्शन नहीं होता है क्या, अध्यक्ष के लिए इलेक्शन नहीं होता है क्या, और जिला पंचायत के सदस्य के लिए इलेक्शन नहीं होता है क्या। तो अगर आपको ग्राम सभा का सदस्य बनना है उसके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, आप बन सकते हो। बाकी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब जनता के चॉइस पे होगा, अप्रत्यक्ष रूप पे वहां पे मेंबर्स के चॉइस पे होगा। किसके पे चॉइस पे होगा, सदस्यों के बीच चुनाव होगा, उसके बेस पे रखा जाता है, ठीक है। जबकि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए अगर आप वहां के मतदाता हो, क्या हो, मतदाता हो, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वहां के आप सदस्य बन सकते हो बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, चलिए जूम आउट कर रहे हैं, और सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में सत्य है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो अपन पहले कथन पढ़ लेंगे। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है, पहला कथन है। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों का नामजद होता है, दूसरा कथन है। ग्राम पंचायत में आरक्षण कोई प्रावधान नहीं है, यह कथन तीसरा है।
ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है। ये चौथा कथन है और इनमें से कोई नहीं, ये पांचवा कथन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, जो कि सत्य है, ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों से किया जाता है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव, अगर पंचों को चुना गया है तो उसी में से एक क्या बनता है? एक बनता है पंच, उसके नीचे बनता है उप सरपंच, नहीं पंच, यहां पे सरपंच, फिर यहां से बनता है उप सरपंच। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है? ये रीडिंग कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं या रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। इसमें पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराया गया? पंचायती राज के अधिनियम के अनुसार तो सबसे पहले हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। हमारा सीजीबी इस पे शामिल है बच्चों, कोई बच्चा भी इसको रॉन्ग नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था में है, सबको पता है ना, त्रिस्तरीय संरचना है, मतलब आपको पता है ना कि इसमें आता है ग्राम पंचायत, फिर सबको पता है ना फिर क्या आता है, जिला पंचायत, सॉरी जनपद पंचायत आता है, उसके बाद जिला पंचायत आएगा ना, जनपद पंचायत, फिर आता है जिला पंचायत। तो ये चीजें सबको पता है कि नहीं? ये चीजें सबको पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय संरचना पे छत्तीसगढ़ की पंचायत का निर्धारण किया गया है, निर्धारण किया गया, ठीक है? छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप सभी बच्चे जो अब तक वीडियो देख रहे हैं, सवाल इसी लेवल में आएगा, सत्य है असत्य है वाला, डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। तो अपन पहले कथन देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई थी? रॉन्ग स्टेटमेंट, नहीं कही गई थी भैया। केवल ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराए जाते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट, सभी पंचायत का चुनाव होता है। जनपद जिला पंचायत के सदस्य नामजद होते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट। जिला पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है, करेक्ट स्टेटमेंट, 50% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है बच्चों? तो याद रखिए, सत्य असत्य कथन, मैच द फॉलोइंग, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के निम्नलिखित में कौन सी बुनियादी इकाई है? जवाब दीजिए, बुनियादी इकाई, जवाब दो, बेसिक यूनिट्स कौन सी है? तो सबको पता है ना, बेसिक यूनिट जाएंगे तो वो ग्राम सभा कहलाएगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंदर आती है और ग्राम सभा में ही सभी मामलों का डिस्कशन भी होता है, ठीक है? तो अगर पंचायती राज की बेसिक यूनिट पूछ देगा तो लगाना है ग्राम सभा, जबकि हम 3 स्तरीय पंचायत में हैं, सबको पता है ना, फिर से लिख दे रहा हूं बेटा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। इस बात को कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा, इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यहां तक सारे बच्चों ने वीडियो देखा होगा, और जो बच्चे देखें अच्छी बात है, पूरा नोट्स बनाया जो मैं आपको समझाया हूं। और अगर आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, जहां पे हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी क्लासेस, तो हिंदी के लिए ये भी है और इंग्लिश के लिए भी अवेलेबल है, तो सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, ओके, धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट।